साई संचन क्लास 10। मैं जो चैप्टर आज समझाने जा रहा हूँ वह चैप्टर है दीपदान। कहने से ही समझ में आता है दीप का दान अर्थात कोई अमूल्य वस्तु का दान करना। अमूल्य क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं। वह इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ अमूल्य है। यह दीपदान जो लिखा गया है, यह लिखा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था मध्य प्रदेश के गोपालगंज नामक मोहल्ले में। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एमए का डिग्री प्राप्त किया था। सन 1940 ईस्वी में नागपुर में के विश्वविद्यालय में पीएचडी का उपाधि भी इन्होंने ही प्राप्त किया था। तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और 1966 यानी 1966 में यह रिटायरमेंट होते हैं और 1990 को में यह स्वर्ग को छोड़कर चले जाते हैं। स्वर्ग में चले जाते हैं यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनका मुख्य रचना जो है वह मुख्य रचना शिमला का होगा। एकलव्य, उत्तरायण, कुल ललना इनके प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रजत रश्मि, ध्रुव तारिका, ये सब इनकी जो रचनाएं हैं। 1963 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। अब मैं दीपदान कहानी के ऊपर आ रहा हूँ जो यह पाठ में है। यह एक इतिहास से लिया हुआ पाठ है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें अपनी माँ अपने बच्चे की कुर्बानी करके इस देश की रक्षा करती है, यानी देश के शासक की रक्षा कर रही है। वह जानती है अगर यह शासक जीवित रहा तो बहुतों का कल्याण होगा। अगर मैं अपने बच्चे को कुर्बान देकर भी इस देश के शासक को बचा लूँ, यह बहुत बड़ी है। यानी यह मातृभक्ति के साथ देशभक्ति दोनों का उपमा है। इस पाठ में जो मुख्य कलाकार हैं या बोला जाए इस नाटक का जो कलाकार हैं वह है, एक है लड़की सोना नाम है जो रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। किसकी लड़की है? रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। अत्यंत सुंदर है और नटखट भी है। सुंदरता के साथ इसके अंदर में एक गुण जो है वह है नटखट का। और इसकी उम्र है 16 वर्ष और कुंवर उदय सिंह के साथ यह खेलने वाली है। चंदन दहाई माँ का पुत्र है। साहस और स्नेह उसमें भरा हुआ है। वह माँ को अपने बहुत मानता है और वह अपनी तुलना उदय सिंह के साथ करता है। तीसरा है शामली जो देशभक्त तो है, वह यह नहीं चाहती है कि देश के भीतर में उदय सिंह को हटाकर कोई दूसरा बैठे। यह अंत परिचारिका है। अंत परिचारिका का अर्थ होता है राजमहल की जो सामानों को या जूठे पतलों उतलों को ले जाकर बाहर फेंकने का काम, यानी आज के युग में जिसे हम नौकरानी के रूप में कहते हैं। इसकी उम्र मात्र 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष है। किरत जूठी पत्तल उठाने वाला, आयु 40 वर्ष। बनवीर जो है महाराजा संगा का भाई, पृथ्वीराज का दासी पुत्र।
बहुत ही कुर्र और बिलासी यानी बदमाश है। वह सभी चीज़ को चाहता है कि मैं हड़प लूँ। यह कहानी है 1436 ईस्वी का। इसमें इस कहानी में का मैं आप लोग किताब पढ़े होगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसमें संक्षेप में बोल रहा हूँ। उदय सिंह का माँ नहीं है, पिताजी गुजर चुके हैं। उनके भाई बलबीर, जो तत्कालीन उनको एक राजा के रूप में बना दिया जाता है बलबीर को, परंतु वे पहलवानी में व्यस्त रहते हैं। और उनका जो दासी पुत्र है वह बनवीर, वह चाहता है कि किसी तरह राजपाट को हड़प लूं, और इसके लिए सर्वप्रथम वह उदय सिंह को मारना चाहता है। उदय सिंह जब मर जाएगा तो उसके राजपाट करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसलिए वह दीपदान का एक नया त्यौहार मनवाता है। देवी माँ के पर दीपदान होगा और इसके लिए सोना वहाँ पर नाचती है। उदय सिंह भी उसको देखते हैं। उदय सिंह जो एक उम्र जो अब बचपना से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, वह सोना की नाच को अच्छी तरह से देखना पसंद करते हैं। लेकिन यह बात चंदन को अखरता है। वह चंदन को बोलता है, चंदन अपनी माँ को बोलता है, माँ सोना बहुत ही खराब है। वह उदय सिंह को देख कर नाचती है, कुंवर उदय सिंह को देख कर नाचती है, और वो भी उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। माँ उन्हें उसे बच्चे समझ के समझा देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ उदय सिंह भी बहुत अच्छे हैं। तभी शामली आकर कहती है कि बनवीर ने रात में महाराज बलबीर की हत्या कर दिया है और वह नंगे तलवार लेकर राजमहल की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? इसलिए कि उदय सिंह को मारा जा सके। धाय माँ पन्ना जो मुख्य पात्र है, धाय माँ पाना जो है वह चंदन को समझाती है, बोलती है बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और उसे खिला उलाकर जहाँ उदय सिंह सोते हैं उस जगह पर सुला देती है। और जब बनवीर आता है और धाय माँ को तरह तरह का प्रपोजल देता है कि जो चाहिए वो मैं दूंगा, तुम्हें राज्य माता घोषित कर दूंगा, तुम उदय सिंह को मारने दो मुझे। वह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उससे के बावजूद भी बनवीर अपने तलवारों के पारहार से उदय सिंह जहाँ पर सोता है वहाँ पर तो चंदन सोया हुआ है, चंदन को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन धाय माँ एक ऐसी देशभक्त है जिसके मुंह पे यह नहीं निकलता है कि मेरा बेटा है, और वह चुपचाप अपने बेटे को कटता हुआ देख लेती है। ऐसा बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है कि कोई माँ के सामने उसके बच्चे को काट दे और माँ कुछ न बोले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वह माँ क्या जो धाय माँ न हो, धाय माँ इसे बर्दाश्त करती है। और शामली और कीरत भाई के सहायता से जिस पत्तल में या झुड़ी में पत्तल जाता है उसमें उदय सिंह को सुलाकर सूखे पत्थरों से उसे ढाँक कर उसके ऊपर कुछ जूठे पत्थर रखकर कीरत भाई उसे लेकर जब चलती है तो रास्ते में बनवीर की सेना जो महल को घेरे हुए है वह पूछता है इसमें क्या है और इतना भारी क्यों है। वह बोलती है आज महल में दीपदान था इसलिए बहुत लोगों ने खाया, और उसे नदी के किनारे ले जाती है और वहाँ पर धाय माँ पहुँचती है और धाय माँ उदय को सिंह को लेकर चली जाती है और
बाद में यह कहानी एक और करवट लेता है, जिसमें बनवीर को गति से हटाकर उदय सिंह की गति पर बैठता है। यह कहानी आपके किताब में नहीं है, यहाँ तक कि आपका कहानी है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है, वह क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए और इसका तैयार कीजिएगा। पहला, दीपदान कहानी के आधार पर, मेरी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए। दीपदान कहानी के आधार पर धायमा पान्ना का चैत चित्रण कीजिए। धायमा पान्ना का चैत चित्रण कीजिए। दूसरा, सोना का चैत चित्रण कीजिए। सोना का चैत चित्रण कीजिए। उसके बाद ये दो कुछ प्रश्न मेरे तरफ से रहेगा इस चैप्टर में। अब चैत चित्रण करते वक्त में याद रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट पे व्याख्या कम से कम 5 से 7 या 8 लाइन होना चाहिए, तो आपको नंबर पूरी की पूरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। चैत चित्रण किस जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे ही आप लोग चले, क्योंकि आप लोग 9 और 10 के स्टूडेंट हैं। अब दीपदान कहानी अगला क्लास में मैं जो चैप्टर कराऊंगा वह होगा उसने कहा था, या मैं पहले कविता कुछ करवाऊंगा, रैदास के पद, आत्मत्राण, या अगले क्लास में मैं चालू करूंगा। ओके, आप लोग होमवर्क करके लेकर आएंगे बस।